तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे अंबर भाग 1 का, जो कि पाठ नंबर 3 है ब्रज की संध्या, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद द्वारा लिखित ये कवि काव्य है। आज हम इस वीडियो में इसी के प्रश्न उत्तर को कवर करेंगे। कवि संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिसको पहले देखेंगे, उसके बाद पाठ्यपुस्तक संबंधित प्रश्न उत्तर को देख लेंगे। पहला है, प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य किस कथा पर आधारित है? तो आंसर में लिखेंगे प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य श्री कृष्ण की बाल्यावस्था से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा पर आधारित है। दूसरा नंबर है, हरिओध जी का देहांत कब हुआ था? तो सन 1947 ईस्वी में हरिओध जी का देहांत हुआ था। हरिओध जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार क्या है? इसके उत्तर में लिखेंगे हरिओध जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनका प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य है। चौथा नंबर है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम प्रिय प्रवास ही है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ था? तो आंसर लिखेंगे सन 1914 ईस्वी में। छठा नंबर प्रश्न है, हरिओध जी के माता पिता का क्या नाम था? तो हरिओध जी के माता पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम श्रीमती रुक्मिणी देवी था। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। आठवां नंबर प्रश्न है, किस युग के कवियों में हरिओध जी की गणना की जाती है? तो आधुनिक युग की कवियों में हरिओध जी की गणना की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे पाठ्यपुस्तक संबंधित जो प्रश्न उत्तर है, बोध एवं विचार वाला। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए जिसमें से प्रश्न है, हरिओध जी किस रूप में हिंदी साहित्य जगत में सुपरिचित है? आंसर में लिखेंगे हरिओध जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सुपरिचित है। ख नंबर में है, हरिओध जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हरिओध जी का जन्म सन 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। ग नंबर में है, हरिओध जी द्वारा विरचित किन्हीं दो काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो दो काव्य रचनाएं हैं, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। घ नंबर में है, हरिओध जी द्वारा विरचित दो मौलिक उपन्यास क्या क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक उपन्यास कई बार पूछा जाता है। पहला है ठेठ हिंदी का ठाठ और दूसरा है अधखिला फूल। पांचवा नंबर प्रश्न है, प्रिय प्रवास और हरिओध जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो प्रिय प्रवास जो हरिओध द्वारा लिखित महाकाव्य है और हरिओध जी को हिंदी का सर्वोत्तम जो पुरस्कार है मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। उसके बाद है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए जिसमें से पहला प्रश्न है, संध्या समय ब्रज के आकाश में बनी शोभा का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे ब्रज में संध्या के समय सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह अस्ताचल के करीब जा रहा था वैसे वैसे आकाश में लालिमा फैलती जा रही थी। सूर्य की किरणें अब पेड़ों की चोटियों पर सुशोभित हो रही थी। वन में पक्षियों का कलवर बढ़ता जा रहा था। कलवर मतलब पक्षियों द्वारा किया गया आर्तनाद। आकाश के बीच में विभिन्न तरह के पक्षी कोलाहल करते हुए पंक्तिबद्ध होकर उड़े चले जा रहे थे। सूर्य के अस्त होते ही आकाश की लालिमा गहरी हो गई। इस गहरी लालिमा के विस्तार ने दसों दिशाओं को अपने आगोश में ले लिया और ब्रज के सारे वृक्षों की हरियाली इसी लालिमा में डूबी हुई सी प्रतीत होने लगी। ठीक है। दूसरे नंबर का प्रश्न है, संध्या समय ब्रज के स्थल भाग पर बनी शोभा का वर्णन कीजिए। तो इसमें से तीन प्रश्न बनता है, एक है आकाश में बनी शोभा का वर्णन, दूसरा है स्थल भाग पर और तीसरा है जल भाग पर। तो आंसर में लिखेंगे संध्या के समय ब्रज का स्थल भाग मनोहरी हो गया था। आकाश की लालिमा में डूबी हुई वृक्षों की हरियाली मनमोहक हो गई थी। सूर्य अपनी किरणों से पर्वत की चोटियों को आलोकित कर रहा था। वनों एवं उद्यानों में पक्षियों की मधुर ध्वनि बढ़ती जा रही थी। इन सब के बीच पर्वत की जो गुफाएं थी और वन थे उनमें उद्यानों को झंकृत करते हुए श्री कृष्ण की बांसुरी भी बज रही थी, जिसकी धुन सुनकर मन मुग्ध हो रहा था। ग नंबर का प्रश्न है, संध्या समय ब्रज के जल भाग पर बनी शोभा का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे जल भाग वाला भी पूछ लिया है। तो संध्या के समय ब्रज के जल भाग पर बनी शोभा अनुपम थी। आकाश की लालिमा ब्रज के जलाशयों के तटों पर अपनी निराली छटा बिखेर रही थी। नदियों और सरोवरों के जल में जो लालिमा युक्त आकाश का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहरी और रमणीय लग रहा था। मतलब जो आकाश था वो जल में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। सम्यक उत्तर में 3 नंबर में पूछा गया है। पहला नंबर प्रश्न है, ब्रज की संध्या शीर्षक पाठ का सारांश लिखिए। तो ब्रज की संध्या जो शीर्षक पाठ है प्रिय प्रवास महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। कवि ने इसमें संध्या के समय ब्रज की जो निराली शोभा का सुंदर वर्णन किया है, इसी का सारांश हमारे पास निम्नलिखित है। तो संध्या के समय जो ब्रज है वो स्थल भाग और आकाश भाग
का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि दिन समाप्त होने को था, इसलिए आकाश में जो धीरे धीरे लालिमा जो थी वो फैल रही थी, सूर्य की लालिमा फैल रही थी। सूर्य की किरणें वृक्ष की चोटियों पर सुशोभित हो रही थी। अच्छा लग रहा था वृक्षों के बीच बीच में देखने में। पक्षियों का कलबल बढ़ता जा रहा था। दिन भर दाना पाने के लिए बाहर विचरण करने वाली जो पक्षी होती हैं, अपने अपने निवास स्थानों की ओर लौट रहे थे। आकाश में पंक्तिबद्ध होकर उड़ते हुए पक्षियों की जो शोभा थी वो बहुत निराली थी। जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे आकाश की लालिमा बढ़ती जा रही थी। आकाश की लालिमा के विस्तार से चारों दिशाएं जो है वो लाल हो गई थी और ब्रज के वृक्षों की हरियाली भी उस लालिमा में डूबी हुई सी प्रतीत हो रही थी। वृक्षों की जो चोटियां हैं, चोटियों से हटकर सूर्य की जो लाल किरणें हैं वो पर्वतों की चोटियों पर चढ़ चुकी थी। कवि ने संध्याकालीन ब्रज के जलभाग का भी मनोहारी वर्णन किया है। आकाश की लालिमा ब्रज के जलाशयों के तटों पर भी निराली छटा बिखेर रही थी। नदियों, तालाबों और सरोवरों के जल में लालिमा युक्त आकाश का प्रतिबिंब अत्यंत रमणीय लग रहा था। कवि कहते हैं कि सूर्य अस्त हो रहा था, इसलिए आकाश के मध्य भाग से उसका बिंब भी लुप्त हो रहा था। ठीक इसी समय ब्रज के वनों, उद्यानों एवं पर्वत की गुफाओं को झंकृत करती हुई गिरधर श्री कृष्ण की बांसुरी बज उठी। ब्रज का सारा वातावरण श्री कृष्ण की बंसी की मधुर ध्वनि से मुखरित हो गया था। सारांशतः ये कहा जा सकता है कि कवि ने मध्यकालीन ब्रज के जल स्थल आकाश भाग में होने वाले प्राकृतिक मनोरम शोभा का आकर्षक एवं मनोग्राही वर्णन प्रस्तुत किया है। उसके बाद का हमारा प्रश्न है, हरियोध जी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दो। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी जो है वो हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं। खड़ी बोली हिंदी को सजाने, संवारने तथा उसे सशक्त बनाने में उनका आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपकी जो कीर्ति का मुख्य आधार था वो प्रिय प्रवास है। सन 1914 में प्रकाशित खड़ी बोली हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा 17 सर्गों में लिखी गई है। यह वर्णनात्मक और भाव व्यंजनात्मक महाकाव्य है। इसमें कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का सुंदर वर्णन है। पद्य प्रसून, चुभते, चौपदे, चोखे चौबदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही बनवास आदि हरियोध जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। मतलब ये जो मैंने अभी अभी पढ़ा, जैसे पद प्रसून, चुभते, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला जो है ये सभी के सभी उनके प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। आप कवि होने के साथ साथ निबंधकार भी हैं, नाटककार, उपन्यासकार, समालोचक तथा इतिहासकार थे। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल आपके दो मौलिक उपन्यास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर एक बार ध्यान रखकर पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल उनके दो मौलिक उपन्यास हैं। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आपका समालोचनात्मक ग्रंथ है। आपकी रचनाओं में भाषा के विविध रूपों का दर्शन होता है। आपने कहीं संस्कृतिनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है तो कहीं मुहावरे पर अधिक जोर दिया है, कहीं कहीं सहज सरल और अलंकार रहित भाषा का भी प्रयोग किया है। आपने अपने युग काल के अनुसार आपने अपनी रचनाओं में नीति और आदर्श का प्रतिपादन भी किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न आता है जिसमें पूछा गया है, दिवस का देश समीप था, गगन था कुछ देश हो चला, देश पर थी अब राज थी, कमलिनी को देश की प्रभा। मतलब ये कविताओं के जो लाइन है वो ली गई है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि इस देश पर क्या होगा। तो दिवस का जो था वो अवसान था, इस देश पे होगा अवसान। दूसरे वाले पे होगा लोहित। तीसरे नंबर पे होगा तरु सीखा, जो कि कविता की पंक्तियों में है। ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोगों के मेन बुक में मिलेंगे। उसके बाद है जो चौथा नंबर कमलिनी कुल, यहाँ पे है वल्लभ की प्रभा। ख नंबर में है झलकने, यहाँ पे लिखेंगे पुलिनों पर भी लगी, पुलिनो होगा पहले नंबर डेज पे। दूसरे नंबर पे होगा गगन के तल की यह लालिमा सदी सरोवर के जल में पड़ी, यहाँ पे 3 नंबर में होगा के जल में पड़ी। उसके बाद है अरुणता, देश रमणीय थी, अरुणता अति ही रमणीय थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही लाइन है, बस यहाँ पे उत्तर आंसर और उत्तर में हो गया है। ठीक है, बस बड़ा लाइन में हो गया है, तो इसको आप लोग मिला के देख सकते हैं कहाँ पे कौन सी लाइन लिखी थी और कौन सी देश बाकी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सप्रसंग व्याख्या है जिसमें पूछा गया है विपिन बीच विहंगम वृंद नभ मंडल मध्य थी।
तो इसकी व्याख्या को हम लोग देखेंगे। तो पहले लिखेंगे प्रसंग, जिसमें प्रस्तुत पंक्तियां हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो अंबर भाग 1 के ब्रज की संध्या शीर्षक कविता से उद्धृत की गई है या फिर ली गई है। इसके रचयिता है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। इसमें सायंकालीन मतलब संध्या के समय ब्रज के आकाश भाग की शोभा का वर्णन किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे, यहाँ कवि जो है वो ब्रज की संध्याकालीन शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रज के जंगल में पक्षियों की मधुर ध्वनि बढ़ती जा रही थी। दिन भर दाना पानी की खोज में बाहर विचरण करने वाले जो विहंग जो पक्षी हैं वृंद अपने घोंसलों में वापस लौट रहे थे। आकाश के बीच में विभिन्न तरह के पक्षी पंक्तिबद्ध होकर उड़े चले जा रहे थे। आकाश में पक्षियों की वे पंक्तियां अतिशय रमणीय लग रही थी, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। रंग बिरंगे पक्षियों के चहचहाने से ब्रज के वन मुखरित हो चले थे। चहचहाने मतलब जब चिड़िया चिचहाती है, ठीक है, चहचहाती है, बोलती है। सायकालीन लालिमा से पूर्ण आकाश में कतारबद्ध पक्षियों को उड़ने से आकाश की शोभा अत्यंत मनोहारी हो गई थी। उसके बाद एक ख नंबर में पूछा गया है, अचल के शिखरों पर मध्य शनैः शनैः। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक अंबर भाग 1 ब्रज की संध्या शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचयिता आधुनिक युग के अन्यतम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। इसमें अस्ताचलगामी सूर्य का आकर्षक वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया है। व्याख्या में लिखेंगे, यहाँ कवि सूर्य के अस्ताचलगामी स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे वो अस्ताचल के करीब पहुंचता जाता है, अस्ताचल मतलब सूर्य अस्त जा रहा है पश्चिम की ओर, वैसे वैसे उसकी किरणें ऊपर की ओर चढ़ती जाती है। सूरज जैसे जैसे अस्त जाता है उसकी किरणें ऊपर होती चली जाती है। सूर्य की जो किरणें हैं कुछ देर पहले पेड़ों की चोटियों पर सुशोभित हो रही थी, मतलब पेड़ों की चोटियों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो पर्वतों की चोटियों पर चढ़ चुकी है, मतलब अस्त हो ही रहा है। आकाश के बीच से सूर्य का अस्तित्व धीरे धीरे ओझल हो रहा है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, और उसकी किरणें ऊपर की ओर उठती हुई आकाश में लालिमा के रूप में फैलती जा रही है। आकाश की यह लालिमा सारे वातावरण को अपने आगोश में लेती जा रही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कवि ने यहाँ पर सूर्य के अस्ताचलगामी स्वरूप का बड़ा ही सुंदर, जीवंत और मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है। ग नंबर में भी वही है पंक्तियां, यहाँ पे प्रसंग सेम है, आप लोग चाहें तो सेम लिख सकते हैं, इसकी सिर्फ हम लोग व्याख्या देख लेंगे। ध्वनिमयी करके गिरी राजित कुंज में, ठीक है। प्रसंग भी वही है कि अंबर भाग 1 से ब्रज की संध्या कविता से ली गई है। कविता ये कवि हैं, इसमें कवि ने सायंकालीन श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि को महत्व को प्रतिपादित किया है कि ध्वनिमयी करके गिरी राजित कुंज में। तो यहाँ कवि जो है वो कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि इस ध्वनि से ही ब्रज की संध्याकालीन शोभा में निखार आता है। जब यमुना के तट से कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि मधुर ध्वनि ब्रज के वनों, उद्यानों और पर्वतों की गुफाओं में गूंजती है, तब सारा वातावरण जीवंत हो उठता है। यहाँ कवि का आशय है कि ब्रज की संध्याकालीन शोभा कृष्ण की बांसुरी के बिना अधूरी है। अगर इस संध्या की शोभा को शरीर मान लिया जाए तो कृष्ण की बांसुरी उसमें जान फूंकने का काम करती है, मतलब श्री कृष्ण के बांसुरी के बिना, बांसुरी की ध्वनि के बिना ये संध्याकालीन जो शोभा है वो अच्छा नहीं लगता। तो ब्रज की संध्या की शोभा तब तक फीकी है जब तक उसमें कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि का रस न घुल जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाषा एवं व्याकरण का, जिसमें से निम्नलिखित शब्दों के विशेषण रूप लिखने को कहा गया है, जिसमें लालिमा का होता है लाल, हरितिमा का होता है हरित, अरुणिमा का होता है अरुण, कालिमा का होता है काला, गरिमा का होता है गुरु, ठीक है। उसके बाद कहा गया है निम्नलिखित सामासिक शब्दों का विग्रह कीजिए। जैसे तरु सीखा, तरु अगर हम इसको सामासिक पद, मतलब ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको विग्रह करने को कहा गया है, मतलब विग्रह करना मतलब उसको खोल कर लिखना है, ठीक है। तो तरु सीखा, तरु की शिखा। नभ लालिमा, नभ की लालिमा। तरणी बिंब, तरणी का बिंब। गिरी कंदरा, गिरी की कंदरा। तरनीजा तट, तरनीजा का तट। तीसरे नंबर में है पाठ में आए कि नहीं 8 तत्सम शब्दों को छाट कर लिखिए। तो तत्सम शब्द वही शब्द होते हैं जो संस्कृत वाले शब्द हैं, ठीक है। तो संस्कृत के जो शब्द हैं वो हैं गगन, विपिन, सकल, अचल, कानन, गिरी, पादप और नभ, ठीक है। उसके बाद कहा गया है निम्नलिखित शब्दों से प्रत्ययों को अलग कीजिए। तो कुछ यहाँ पे शब्द दिया गया है जिसमें से प्रत्यय अलग करने को कहा गया है, जैसे विहगावली। तो इनमें विहग जो है वो उपसर्ग है, और आ जो है यहाँ पे अगर इसको विहग जुग आ उपसर्ग जुग वल, और यहाँ पे ई जो है वो प्रत्यय है, वल जो है वो धातु है और ई जो है प्रत्यय है, ठीक है। कवितावली में कविता जुग आ कविता, इसमें आ उपसर्ग है, वल जो है वो धातु है और ई जो है वो प्रत्यय है। तो कहा गया है कि इसमें प्रत्यय को अलग करता है। तो विहगावली में बड़ी ई हमारा यहाँ पे बड़ी ई हमारा प्रत्यय है, इसमें भी
बड़ी ई प्रत्यय है। गीतावली में भी बड़ी ई प्रत्यय है। दोहावली में भी बड़ी ई है प्रत्यय और इसमें भी शब्दावली में भी बड़ी ई प्रत्यय। उसके बाद है 5वें नंबर में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे अवसान, अवसान का मतलब हो गया अंत, समाप्ति। प्रभा का मतलब हो गया प्रकाश, आभा। विपिन का मतलब हो गया जंगल, वन। विहंगम का मतलब हो गया पक्षी। पादप का मतलब हो गया वृक्ष। उसके बाद सरी का मतलब हो गया निर्झर। उसके बाद नदी भी होता है सरी का। तरणी का मतलब हो गया सूर्य और तरणीजा का मतलब हो गया यमुना। ध्यान रखना, तरणी का होता है सूर्य और तरणीजा का होता है यमुना। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अतिरिक्त कुछ प्रश्न होते हैं जिसको देख लेते हैं कि ब्रज की संध्या शीर्षक कविता कहाँ से उद्धृत की गई है। तो ये प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत की गई है। कविता में सूर्य की किस अवस्था का वर्णन किया गया है। तो ये अस्ताचलगामी सूर्य का वर्णन किया गया है। कविता में जो सूर्य और कमलिनी कुल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये कविता में सूर्य कृष्ण की सूर्य जो है वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है और कमलिनी कुल जो है वो बजरंगनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। संध्या समय आकाश की लालिमा दिशाओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो जो दिशाएं हैं उसमें जो सारी दिशाएं वो लाल हो गई हैं। चारों तरफ लालिमा दिखाई देने लगी। वृक्षों की हरियाली भी उस लालिमा में डूबी हुई सी प्रतीत होने लगी। 5वें नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है जो कि अतिरिक्त का और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। श्री कृष्ण की बांसुरी कब और कहाँ बज उठी, उसका ब्रज पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर में लिखेंगे संध्या होते ही श्री कृष्ण की बांसुरी यमुना के तट पर सुशोभित एक उद्यान में बज उठी। बांसुरी की मधुर ध्वनि से ब्रज के वन, उद्यान एवं पर्वत की गुफाएं झंकृत हो गई। ब्रज का संपूर्ण वातावरण श्री कृष्ण की बंसी की मधुर ध्वनि में मुखरित हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पथ की पहचान, जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है, आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर मिलेगा व्हाट्सअप, और उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग ये पीडीएफ को भी खरीद सकते हैं। इसकी रेट ओनली 160 रुपीज़ रखी गई है। संपूर्ण वीडियो आप लोगों को अंबर भाग जो है उसका पूरा सोल्यूशन आप लोगों को इसमें मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।